देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ऋतुराज है और मैं एक राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अब ये उन दिनों की बात है जब मैं एक जॉब की तलाश में भटक रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं घर में यूं ही पड़ा रहता था। रोज रोज जॉब को लेकर मेरे और पापा के बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती ही रहती थी। हालांकि उन्होंने आज तक मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला था कि मैं जॉब कर सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लगने लगा था कि मेरी उम्र हो गई है नौकरी करने की। दरअसल पापा एक गवर्नमेंट जॉब को रिटायरमेंट करके घर लौटे थे, जिस वजह से हमारे पास पैसे की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना एक अलग ही सुकून देता है। कुछ दिन तक तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला, मगर उसके बाद जब एक दिन मेरी बात मेरे दोस्त नरेश से हुई तो उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक मुर्दा घर बना हुआ है, या तो वो मुझे वहाँ एम्बुलेंस चलाने का काम दे सकता है या फिर वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करके वहीं पर मुर्दों का ध्यान रखने के लिए मुझे नई जॉब दिला सकता है। ऐश और आराम से रहने की वजह से मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जब मुझे सैलरी के बारे में पता चला तो फिर मैं खुद इस काम को करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वहाँ के मुताबिक मुझे हर महीने 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो एक सरकारी जॉब को फेल कर दिया है। तभी मैंने वापस अपने दोस्त नरेश को कॉल किया और फिर सोच समझ कर उसे जवाब दिया। दरअसल मैंने कहा, यार नरेश, मुझे लगता है अभी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिनों के लिए मैं इस काम से सेटल हो सकता हूँ। अगर सब कुछ सही चला तो मैं परमानेंट रहूँगा। नरेश ने मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और फिर सोमवार के दिन मुझे डेमो देने के लिए मुर्दा घर के लिए निकल पड़ा। दरअसल वहाँ के लोग सबसे पहले मेरा डेमो चाहते थे। अब जब मुझे इतनी अच्छी इनकम हो रही थी तो मैं भी तैयार था अपना डेमो देने के लिए। फिर मैंने वही किया। सोमवार की सुबह पूरे तरीके से तैयार होकर मैं मुर्दा घर के लिए निकल पड़ा। हालांकि इस बारे में मैंने ना ही तो अपनी मम्मी को बताया था और ना ही अपने पापा को, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे घर वाले मुझे ये काम कभी नहीं करने देंगे, क्योंकि मम्मी पापा के मुताबिक मुर्दा घर जैसी चीज़ें भूतों का बसेरा होती है। उन्होंने बचपन से मेरे अंदर भूत प्रेत का डर डालने की बहुत कोशिश की थी, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने मुझे भूतों की कुछ ऐसी कहानियाँ बताई थी जो सुनने मात्र से ही शरीर को अंदर से डरा कर रख देती है। मगर आज तक मैं इन चीज़ों से दूर रहा। घर किसी तरह से मैं उस मुर्दा घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सच में वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ रहता था, और अभी तो दिन का समय था तो रात में क्या होता होगा। फिर वहाँ पर मुझसे कुछ अजीब सवालों का जिक्र किया गया, जैसे कि क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो, या फिर कहीं मौत सामने दिखने पर तुम फरार तो नहीं हो जाते। और भी पता नहीं कैसे कैसे बेहूदी सवाल पूछे गए, जिनका मैंने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया, और मेरे जवाबों से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे तुरंत ही इस जॉब को सौंप दिया। वैसे मैंने उनको बताया था कि वास्तविकता तो ये है कि मुझे भूतों में बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, और अगर गलती से कहीं दिख गए तो उनसे ज़रूर पूछूंगा कि आप लोग कहाँ रहते हो और आप लोगों का खाना पीना क्या है, बाकी आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। मेरी ये बातें सुनकर उन सभी लोगों के बीच हंसी फूट पड़ी और शायद एक मजाकिया समझकर उन्होंने मुझे जॉब दे दी। ये जॉब मिलने के बाद आज मेरी ड्यूटी को रात में शिफ्ट कर दिया गया, जो मुझे एक बड़ा सदमा सा देने वाली थी, क्योंकि रात के समय मुझे ड्यूटी करना खाने की धाल लगता था। लेकिन अब उन लोगों का फैसला मानना मेरी मजबूरी सी बन गई थी। मैं वापस घर के लिए लौटा और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। मगर मैंने मम्मी को ये नहीं बताया कि मुझे किस जॉब की प्राप्ति हुई है। बस इतना बता दिया था कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है और जिस वजह से मुझे अब ड्यूटी के लिए निकलना होगा। मम्मी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा था, तुमने अपने पापा से एक बार इस बारे में पूछ लेना चाहिए। उस दिन मेरे पापा बुआ के घर गए थे, जिस वजह से मैं अपने पापा को इस बारे में नहीं बता पाया। खैर, मुझे बताना भी नहीं था। फिर मैं अपने घर से पराठे खाने के बाद शाम को करीब 7 बजे अपने घर से निकल पड़ा। मम्मी ने मुझे बहुत सावधानी के साथ जाने को कहा, और एक माँ का भय खाना एक लाजमी सी बात है, क्योंकि मैं पहली बार ही तो किसी जॉब पर जा रहा था, तो मम्मी का परेशान होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज पहला दिन था और जब मैं उस मुर्दे घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे बगल में मौजूद मुर्गी फार्म से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जो शायद उन जानवरों की गंदगी की थी, और इस बदबू को सूंघने के बाद मुझे उल्टियाँ तक होने लगी। लेकिन जैसे तैसे मैं मुर्दा घर के पास पहुंच गया तो वहाँ कपूर की कुछ गोलियां रखी हुई थी, जिस वजह से बदबू गायब हो गई थी। आज मेरा पहला दिन था
और जब मैं उस मुर्दा घर के अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, सावधान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इस नाम को देखते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। बगल में एक बड़ी सी लाइट लगी हुई थी जहाँ से मुझे निगरानी रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। उस मुर्दा घर के अगल बगल से भी लोग गुजरते रहते थे, तो ज़्यादा भयभीत होने का भी कोई चांस ही नहीं था। फिर मैं निगरानी रखने के लिए पहले तो वहाँ पर पड़ी लाशों के चक्कर काटने लगा, क्योंकि उस मुर्दा घर के अंदर सीसीटीवी भी लगा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मात्र यहाँ की पहरेदारी के लिए यहाँ के लोग इतनी मोटी रकम क्यों दे रहे होंगे। ये सब बातें मेरी समझ से भी बाहर थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जो मेरे दिमाग से अपरिचित था। उस बारे में मैंने ज़्यादा सोचना भी सही नहीं समझा और वहीं पर पड़ी एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया। अब धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और फिर इसी बीच उस मुर्दा घर के करीब जो अस्पताल पड़ता था, वहाँ का एक चौकीदार मेरे पास पहुँचा और बोला, अब यहाँ सन्नाटा पसंदने वाला है और जैसा कि तुम्हें बताया गया है कि कोई भी हरकत हो तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह से हिलना मत जब तक कि रात के 3 ना बज जाएं, और अगर तुम किसी तरह अपनी जगह से हिल गए तो तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने से बाहर निकल जाएगा। उस चौकीदार की बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। जाते जाते उसने कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जैसा हमने कहा है उन बातों का पालन करना, वरना बहुत ही जल्द इस मुर्दा घर में तुम्हारी लाश पड़ी होगी। उस आदमी की बातें सुनने के बाद मैं वहीं पर मौजूद उस टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मैं एक जगह टिकने वालों में से नहीं था। फिर करीबन 20 मिनट तक मैं वहीं पर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद अब मैं एक स्थान पर बैठा बैठा पूरी तरह से उबने लगा था। मेरे पैरों में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, शरीर में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। एक पल के लिए तो मैं उठना चाहता था, लेकिन फिर उस मुर्दा घर में किसी की ध्वनि सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर ऊपर से लेकर मेरे पूरे बदन में कीड़ा सा दौड़ गया। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उस मुर्दा घर की बड़ी लाइट में उसका चेहरा बहुत ही आसान के साथ देख पा रहा था। मुंह पर एक अजीब सी मासूमियत और एक हल्की सी हंसी थी। इस बार मैंने उस औरत के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि मुझे बताया गया था कि चाहे मुर्दा घर के अंदर किसी की भी एंट्री हो जाए मुझे ध्यान नहीं देना है। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया, लेकिन जैसे मुझे पानी नीचे गिरने की आवाज़ आई तो मैं ना चाहते हुए भी मेरी गर्दन ऊपर उठ गई। और उसके तुरंत ही बाद जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो औरत उन्हीं में से मौजूद एक लाश का गला काट रही थी। उसके लंबे लंबे दांत उसकी गर्दन में धंस गए थे। अब सूखी बॉडी के अंदर से रक्त का निकलना तो कहाँ मुमकिन था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास हो चुका था कि वास्तव में धरती पर इंसानों के अलावा कुछ और भी है। और फिर जो मैंने देखा उससे मेरा दिल दहल गया। उस औरत ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस आदमी की छाती को फाड़ दिया और उसके अंदर से उसका सीना बाहर निकाल लिया। मेरी आंखों के सामने मुझे उसी औरत का चेहरा दिखा, और इस नज़ारे को देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान आखिर कब तक अपनी जगह पर स्थिर बैठ सकता है। इस बार मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं ना चाहते हुए भी अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उस मुर्दा घर से बाहर निकलने लगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने एक बड़ी गलती को अंजाम दे दिया। इससे पहले कि मैं जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंच पाता कि उस मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। और फिर जब मैं उसे खोलने लगा तो वो खुला ही नहीं। फिर मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन संपूर्ण समर्पण करने के बाद भी मैं उस दरवाजे को टस से मस से नहीं कर पाया। मेरी सारी ताकतें मानो बेकार हो गई थी। मेरे पीछे से मुझे उसी औरत की आवाज़ आई जो कुछ अजीब शब्दों में बोल रहे थे। उसकी भाषा समझ पाना मेरे बस में नहीं था, लेकिन इतना तो समझ आ चुका था कि मुझे वो मौत के घाट उतारने के लिए ही यहाँ पर आई है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि उसने एक लाश की मुंडी अपने हाथ में पकड़ रखी थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन मैं उस मुर्दा घर में मौजूद सारे मुर्दों के इधर उधर चक्कर काटने लगा। इसी बीच उस मुर्दा घर में लगी वो लाइट भी एकदम से चालू और बंद होने लगी। कुछ देर के बाद वो लाइट पूरी तरीके से ऑफ हो गई, जिस वजह से उस मुर्दा घर के अंदर भय के साथ साथ अंधेरा भी छाने लगा। और उस घनघोर अंधेरे के बीच पता नहीं कैसे, लेकिन अपनी किस्मत का धनी होने की वजह से मैं डोर के पास पहुंच गया और अपने हाथ से जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। अब ये मेरी किस्मत कहें या फिर इत्तेफाक, बाहर से घूमने वाला एक आदमी अचानक उस मुर्दा घर के पास आ पहुंचा। इतनी रात को वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा होगा और मुर्दा घर से उसका क्या ताल्लुकात था,
मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुर्दा घर के दरवाजे को खोलते हुए किसी तरह वहां से बाहर निकल गया। अब तक मेरी सांसें उखड़ रही थी, मेरे बदन में पसीना किसी पानी की तरह बहे जा रहा था। फिर जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लकड़ी लिए खड़ा था। उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए कहा, आप भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने एक पल की भी देर की तो मौत ज़्यादा दूर नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी इस बूढ़े आदमी को कहीं देखा है। वो जाना पहचाना सा चेहरा मुझे अंधेरे में सही से नजर नहीं आया, लेकिन उस समय इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर न करके मैं किसी तरह हाँफते हुए अपने घर पर पहुंच गया। और उसके बाद घर जाकर मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तब जाकर मुझे पता चला कि बुढ़ी अवस्था में मदद करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे, जो सालों पहले उस मुर्दा घर के पास किसी रीजन के चलते ख़त्म हो गए थे। दोस्तों, आज इस कहानी को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन कुछ बातें मुझे अंदर तक कपकपा देती हैं। क्या वास्तव में वो मेरे दादाजी थे जो मुझे उस मुर्दा घर के पास दिखाई दिए थे? फिर उस दिन मैं किसी तरह अपनी बाइक लेकर तो निकल गया, लेकिन रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या वो बूढ़ा आदमी मेरी ही मदद करने आया था या फिर कोई और कारण था। अब जो भी हो, मैं अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं एक छोटे मोटे कामों की तरफ देखता तक नहीं हूँ, चाहे उनकी तनख्वाह कितनी भी हो, क्योंकि कभी कभी कुछ महंगी चीज़ बाहर से तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन उनकी गहराइयों में छुपे हुए राजों को हम पहचान नहीं सकते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।